हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री से जो आपका चैप्टर 5 है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो इसकी इजी एक्सप्लेनेशन और फ्री पीडीएफ नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। न्यू वीडियो है 2025-26 सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम है, यहाँ पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। और जितने भी आपको पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, जो कि है @class11ESP। और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, वीडियोस के लिंक होंगे, पीडीएफ्स होंगी, सब की चीज़ें मतलब सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ यूरोप के अंदर की बातें हैं, किस तरीके से कुछ कल्चरल चेंजेस यूरोप में आए। तो ये जो चैप्टर है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, ये हमें बताएगा कि कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए यूरोप के कल्चर में, यूरोप की सोसाइटी में बिटवीन 14th एंड 17th सेंचुरी। ये जो टाइम था 14 से 17 सेंचुरी के बीच का, इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, यही हमारा मेन आज का ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच में हमें समझना है कि यूरोप के अंदर भाई क्या क्या बदलाव आ रहे थे। और यही जो टाइम पीरियड है, याद रखना, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इसको रेनेसा भी कहा जाता है। रेनेसा का मतलब होता है जब लोग पुराने जो मिडिवल एज से मॉडर्न टाइम्स में ट्रांजिशन कर रहे थे। जो लोग थे वो थोड़ा पढ़ने लिखने लग रहे थे, जो लोग थे थोड़े से नॉलेज में और एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, इनोवेशंस में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ठीक है, और आर्ट के अंदर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, बुक्स में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, थिंकिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और जो पुराने जो एंशियंट ग्रीक और रोमन लोग होते थे उनसे इंस्पिरेशन लेकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इसको हम कहते हैं कि ये रेनेसा है। यानी कि एक मतलब नींद से जागना, एक तरीके से जो यूरोप सोया हुआ था इतने टाइम से, अब कहीं ना कहीं वो जाग रहा था। रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो इसमें हम इटालियन सिटीज की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये इटली वगैरह से ही स्टार्ट होती है चीजें। सो देखो, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था, मैंने आपको बताया था रोमन एम्पायर बहुत बड़ा है, तो जो उसका वेस्ट साइड वाला एरिया था वो कोलैप्स हुआ था। तो इटालियन सिटीज वर नो लॉन्गर एज पावरफुल। तो जितनी पावरफुल वो पहले होती थी इटालियन सिटीज, वो बाद में उतनी पावरफुल नहीं रही थी, और उतनी इंपॉर्टेंट भी वो नहीं थी पॉलिटिक्स और कल्चर में, जितना वो पहले उनकी इंपॉर्टेंस मानी जाती थी। ठीक है, तो जितना उनको महत्व पहले मिलता था, वो महत्व उनका अब उतना नहीं रहा था। तो ये कब हुआ था? जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था। तो ये जो फॉल हुआ, ये हुआ क्यों? बिकॉज इटली हैड नो सिंगल गवर्नमेंट। इटली के अंदर कोई यूनिफिकेशन नहीं था, एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट नहीं थी। हर सिटी अपनी अलग रूल कर रही थी, तो कंट्री डिवाइडेड थी। जो पूरा इटली का एरिया था वो डिवाइडेड था। ठीक है, इफ यू कैन सी ऐसे फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ है, हर जगह का एक अलग रूलर हुआ करता था। होता क्या है, तो रोम के अंदर एक यहाँ पे रिलीजियस हेड होता है जिसको पोप कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पास इतना पॉलिटिकल कंट्रोल उस टाइम पीरियड में नहीं था जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो अभी तक की स्टोरी आपको इतनी समझ आ रही होगी कि इटली की हम बात कर रहे हैं। इटली एक यूनिफाइड नहीं इटली था जो आज हमें दिख रहा है। इटली टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़े बदलाव हो रहे थे। पीपल लिव्ड अंडर अ फ्यूडल सिस्टम। होता क्या था मिडिवल टाइम पीरियड में? पुराना सिस्टम ऐसा था, फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म होता था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, 3 ऑर्डर चैप्टर में। वहां पे किंग होते थे, नोबल्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, यूनाइटेड होते थे। और उनको कंट्रोल करता था जो कैथोलिक चर्च होता था। चर्च सब कुछ करता था, ये भी 3 ऑर्डर में हमने पढ़ा है। और लैटिन लैंग्वेज वगैरह चलती थी। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी अवेयर हो, आपको पता है। ईस्टर्न यूरोप में क्या होता है, लोग बाइजेंटाइन एम्पायर से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इसमें क्या था कि इस एम्पायर में जो पुराने रोमन ट्रेडिशंस हैं वो अलाइव थे, लेकिन थोड़े नए तरीके से। ये जो बाइजेंटाइन वाले हैं, ईस्ट साइड वाले, ये पुराने रोमन तरीके जो होते थे, तौर तरीके, ट्रेडिशंस, उसको आज भी फॉलो कर रहे थे। ठीक है, और वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पे इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था। इस्लाम एज अ पॉलिटिकल पावर, इस्लाम यूनाइटेड हो रहा था, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। कहाँ कहाँ पर? वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में। और इससे एक नई सिविलाइजेशन का राइज हो रहा था। इस्लाम का अपना एक अलग कल्चर था, अरेबिक कल्चर था, अपने अलग आइडियाज थे, अपने ट्रेडिशंस थे। और बहुत सारी जगहों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे लोग इनसे कनेक्ट भी हुए। ठीक है,
तो ये सब चल रहा था। सो ये जो चेंजेस हो रहे थे ये इनडायरेक्टली तो हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे इटालियन सिटीज को आप कनेक्ट कर सकते हो इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। अब इटालियन सिटीज का इनमें क्या रोल है आपको आगे पता चलेगा। ग्रोथ ऑफ इटालियन टाउन्स अभी हमारा अगला टॉपिक है। अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि इटालियन जो टाउन्स थे उनकी ग्रोथ हुई किस तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो बाइजेंटाइन एम्पायर है ईस्ट साइड वाला, और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, उनका ट्रेड एकदम से बढ़ने लग रहा था। और होता क्या है कि इससे पुराने जो इटालियन पोर्ट्स होते थे, ठीक है, पोर्ट जो पोर्ट सिटीज होती थी सी कोस्ट के आसपास, वो थोड़ी सी एक दोबारा उसमें जान सी फूक गई। पहले तो ट्रेड रुक गया था, अब जब ट्रेड वापस शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ये पुराने जो सी कोस्ट के किनारे जो इटालियन पोर्ट सिटीज थी वो थोड़ी थोड़ी सी अब थोड़ी एक्टिव हो गई, और वहां पे शिप्स वगैरह आने जाने लग रहे थे, बिजनेस स्टार्ट हो गया था। और जब मंगोल एम्पायर 12th सेंचुरी में स्प्रेड हो रहा था तो उन्होंने सिल्क रूट को क्या किया था, सेफ बनाया था, और चाइना के साथ जो है ट्रेड वगैरह भी स्टार्ट हो गया था। और इसकी वजह से इटली जो है एशिया से कनेक्ट हो गया था, इस रूट की वजह से ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया था। इटली एक ऐसा ट्रेड का सेंटर बन गया था जहाँ पे सारे पानी के जहाज शिप्स वगैरह आते थे सिल्क रूट वगैरह से, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा था वहां से आके वो रास्ता जहाँ से ट्रेडर्स आ रहे थे। तो ये एक रीजन था। सो एज ट्रेड विद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ग्रू इटालियन टाउन्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो ईस्ट की बात हो रही थी, अब जब वेस्ट के कंट्रीज के साथ भी जो है ट्रेड होने लगा तो इटली के ये टाउन्स जो थे ये थोड़े से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और इटली एक सेंटर बन गया ट्रेड का भी और कल्चर का भी। और हो क्या रहा है, ईस्ट और वेस्ट आपस में जुड़ रहा है, सामान का एक्सचेंज हो रहा है, आइडियाज का और नॉलेज का और साथ में कल्चर का भी। तो इटली उसका सेंटर पॉइंट है। तो कहने का मतलब है इटली से ही सारे मेन मेन चेंजेस होते हुए दिख रहे थे हमें। ठीक है, तो ये इटली की कहानी है। इटालियन टाउन्स एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा कि सिटी स्टेट क्या होता है और इटालियन टाउन्स को सिटी स्टेट का नाम क्यों दिया गया है, आखिर ये है क्या। तो पुराने टाइम की तरह ना देखते हुए अगर आप देखो, इटालियन टाउन्स जो थे वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे। मतलब एक बड़ा एम्पायर नहीं होता था पुराने जमाने में, एक बहुत बड़ा एम्पायर होता था। बट अनलाइक पुराना जमाना, अब क्या है, इटालियन टाउन्स जो थे वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने लेवल पे हर कोई काम कर रहा था। ठीक है, और इन्हीं को सिटी स्टेट्स कहा जाता था। जैसे फ्लोरेंस हो गया, जैसे वेनिस हो गया, ये एक अलग अपने रिपब्लिक्स थे इन्होंने बना रखे थे, जहां पे लोग खुद अपने शहर को कैसे गवर्न करना है वो खुद डिसाइड करते थे। कहने का मतलब है कि एक यूनिफाइड इटली नहीं था, एक पूरा प्रॉपर इटली जो आज हमें दिखता है वैसा नहीं था। सिटी स्टेट्स बने हुए थे और हर कोई अपना अलग रिपब्लिक था, अलग उनकी गवर्नेंस थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिटी स्टेट क्या होता है, एक स्मॉल इंडिपेंडेंट सिटी होती है जो खुद रूल करती है जितना भी उसका एरिया होता है, और एक किसी बड़े शहर का ये पार्ट जो है नहीं होती है। इसकी खुद की अपनी गवर्नमेंट होती है, खुद के लॉज होते हैं, और इट वर्क्स लाइक अ सेपरेट नेशन, एक अलग से एक आप इसको छोटा सा देश समझ लो, एक देश की तरह काम करती है। चाहे एक शहर क्यों ना हो, है तो सिर्फ सिटी, पर काम पूरा प्रॉपर एक छोटे से देश की तरह ये लोग करते हैं। तो इसी को हम सिटी स्टेट का नाम कहते हैं। ठीक है, सिटी स्टेट यही होता है। तो होता क्या है भाई, फ्लोरेंस और जो वेनिस है ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे, बहुत फेमस रिपब्लिक्स थे। और इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लीडर्स होते थे उनको इलेक्शन से चूज किया जाता था, और यहाँ पे कोई राजा या फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं होते थे। ठीक है, क्योंकि ये रिपब्लिक्स हैं, यहाँ पे लोगों की मर्जी से चुना जाएगा। यहाँ पे आप अपने आप खुद से किंग नहीं बन पाओगे, फ्यूडल लॉर्ड आप यहाँ पे नहीं बन पाओगे। और वेनिस बहुत ज्यादा जाना चाहता था अपने सी ट्रेड के लिए, यहाँ पे लोग ना ट्रेड करने बहुत आते थे, यहाँ पे पानी वानी बहुत था आसपास। ठीक है, तो सी ट्रेड वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था यहाँ से। सो ये इंपॉर्टेंट बिजनेस की एक लोकेशन था जो वेनिस था। ठीक है, बहुत अहम रोल था इसका। और फ्लोरेंस की बात करूं, ये बहुत फेमस था अपने आर्ट के लिए, बैंकिंग के लिए, और फ्लोरेंस अपने रिच कल्चर के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस का कल्चर बहुत रिच था, बहुत अच्छा शहर था, आप मान के चलो। वेनिस एंड जेनेवाज यूनिक पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। अब मैं थोड़ा आपको इनका पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाऊंगा जिससे आपको पता चले आखिर है क्या। वेनिस की बात करें चाहे जेनेवा की बात करें, ये बहुत ही स्पेशल सिटीज हैं, क्योंकि जो रिलीजियस लीडर होते हैं पादरी वगैरह,
और जो नोबल जो ऑफिसर्स होते हैं, लैंड ओनर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करते थे। ठीक है, इंस्टेड जो यहाँ पे मर्चेंट होते थे, जो ट्रेडर होते थे, उनकी पावर ज्यादा थी, उनके पास फ्रीडम ज्यादा थी। सो वेनिस जैसा शहर हो, जेनेवा जैसा शहर हो, ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी एक पादरी की नहीं चलती है, क्लर्जी वालों की नहीं चलती है, यहाँ पे किसी लैंड लॉर्ड की नहीं चलती है, यहाँ पे चलती है तो ट्रेडर्स की और मर्चेंट्स की। ठीक है, इस वजह से ये सिटीज थोड़ी सी स्पेशल थी। सो इंस्टेड ऑफ किंग और नोबल्स, जो अमीर मर्चेंट है और जो बैंकर हैं, वो ही पूरे शहर को रूल करने में मदद करते थे। मींस मर्चेंट और ट्रेडर्स का रोल बहुत ज्यादा था। और बिकॉज these business people took part in city government, people started to value public participation and individual rights। जब ये सारे लोग इसमें शामिल हो गए बिजनेस पीपल, तो इससे बाकी लोगों को भी वैल्यू पता चली, हाँ भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना अच्छा होता है, सारे लोग मिलकर चलाओ, तो लोग आने लगे। और बाद में यही से एक थिंकिंग, एक आइडिया निकला सिटीजनशिप का, यानी कि द राइट एंड ड्यूटी ऑफ पीपल टू टेक पार्ट इन देयर सिटी अफेयर। जो भी आपके शहर का कोई काम हो रहा है तो आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लो, आप एक सिटीजन बनो, है ना। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट तब आया जब रिपब्लिक्स वगैरह बनने लगे, वरना राजा महाराजा के टाइम पे किसको इंटरेस्ट होगा सिटीजनशिप वगैरह के वर्ड में भी। ठीक है, तो ये चीज आ गई है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड सिविक प्राइड। अब मैं आपको थोड़ा सिटीजनशिप में और अच्छे से लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। So the idea of being a citizen became very important for people living in these towns। जो भी लोग इन शहरों में रहते थे, अब उनके लिए सिटीजन बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट उनको लगने लगा। Even when strong military leaders ruled the cities with strict control, people still felt proud to be citizens and belong to their city। चाहे मिलिट्री लीडर क्यों ना आ जाए, पर अब लोगों को अपनी सिटी से प्यार होने लगा था। अब लोगों को प्राउड फीलिंग आती थी कि हाँ भाई हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, खुद को बताते हुए। ठीक है, इनको बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो मतलब कोई भी रोल कर रहा हो। सो ये जो सिटीजनशिप की फीलिंग है और ये जो गर्व है ना सिटी में रहने का, इससे एक स्पेशल कल्चर बन गया। और इटालियन टाउन्स में एक जीने का तरीका ही अलग बन गया कि भाई अपने टाउन से प्यार करो, अपनी सिटी से प्यार करो। और यही इनको यूरोप के बाकी जगहों से अलग बनाता है, जहां पर अभी भी पुराने आइडियाज तो चल रहे थे पर ये नए आइडियाज इतने स्ट्रांग नहीं थे। ये नए आइडियाज केवल और केवल इटली के लोगों में ही थे। दैट्स वाई इटली हमारे चैप्टर का सेंटर पॉइंट है। यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा, अर्ली यूनिवर्सिटीज और जो ह्यूमनिज्म के सब्जेक्ट्स थे उसमें क्या होता था। यूनिवर्सिटीज इन इटली, तो देखो द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप स्टार्टेड इन इटालियन टाउन्स। पूरे यूरोप में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटीज थी वो इटली के शहरों में ही बनाई गई थी। 11वीं सेंचुरी में पादुआ और बोलेग्ना ये बहुत ही फेमस सेंटर बन गए थे लर्निंग के। यहाँ पे लॉ की पढ़ाई होती थी, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनी थी, पादुआ यूनिवर्सिटी वगैरह, और बहुत फेमस जगह बन गई थी ये एरिया। इटालियन सिटीज जो है वो बहुत बिजी सिटीज होते थे, वहाँ पे ट्रेड और बिजनेस ये सब चलता रहता था। और इसी की वजह से लॉयर्स की, नोटरीज की बहुत जरूरत होती थी, जो लीगल वर्क जानते हो, बिजनेस का पेपर वगैरह बनाना जानते हो, रिकॉर्ड रखना जानते हो। तो जब इतना ट्रेड होता है तभी इन सब चीज़ों की भी डिमांड बढ़ती है ना। तो अपने को ये सब चीज़ें चाहिए होते, तो पढ़ाई वढ़ाई भी होने लगी थी। तो ये जो लॉ के एक्सपर्ट्स होते थे इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज इन्होंने लिखा और एक्सप्लेन करा रूल्स एंड एग्रीमेंट्स को जो बिजनेस वगैरह में चाहिए होते हैं ना। एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है, आप कुछ रूल्स के तहत काम करते हो, तो यही लोग लिखते थे। तो स्टडी की बात करूं तो लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया था इस टाइम पीरियड में। और ये जो लॉज जितने भी होते थे ये ओल्ड रोमन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होते थे। और इससे क्या है कि सिटीज का जो ट्रेड होता है, जो कॉमर्स है, जितना भी जो काम धंधा व्यापार होता है, ये कानून के अकॉर्डिंग होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को पेट्रार्क 1307 से 1378 बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे। ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने, तो ये मानते थे कि भाई जो एंशियंट वर्ल्ड था, पुराना अपना जो जमाना था, प्राचीन अगर मैं जमाने की बात करूं, लोगों को ओरिजिनल जो पुराने ग्रीक और रोमन बुक्स हैं वो डायरेक्टली पढ़नी चाहिए। सिर्फ बाद की समरी और ट्रांसलेशन मत पढ़ो, थोड़ा सा पीछे जाओ, एंशियंट समय में जाओ। और इस तरीके से जो पुरानी पुरानी रोमन जो जो राइटिंग्स हैं, जो भी किताबें हैं,
जो भी बुक्स वगैरह मिलती हैं आप उनको पढ़ो और वहां से नॉलेज लो। ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क की थिंकिंग थी। पेट्रार्क बोलते हैं कि पीपल शुड केयरफुली रीड एंड लर्न फ्रॉम एंशियंट राइटर्स। ये कहते हैं कि भाई सुनो मेरी बात, जो जितने भी लोग हो आप पुरानी किताबों को पढ़ो, पुराने थिंकर्स को पढ़ो, पुराने ग्रीक रोमन थिंकर्स को पढ़ो और वो क्या कहते थे उसको समझो। और इसी से लोगों को इन्होंने एनकरेज किया कि भाई पीपल टू स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स नॉट जस्ट रिलीजन, कि सिर्फ धर्म को मत पढ़ो, बस बाइबल तक मत रहो, आप बाकी के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ो। बाद में 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ने इस नए तरीके की थिंकिंग को ह्यूमैनिज्म का नाम दिया। ठीक है, यही नए सब्जेक्ट्स जो आए, जो एक नई थिंकिंग निकल कर आई, इसको ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। अब थोड़ा ह्यूमैनिज्म में आपको डीप में डिटेल में लेके चलता हूं और बताता हूं कि आखिर ये है क्या। सो ड्यूरिंग द मिडल एजेस, जो यूरोप के अंदर मिडल एज का टाइम था, ठीक है, जो मिडेवल टाइम था, ह्यूमैनिज्म वाज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। यानी कि एक नया आइडिया निकल कर आ रहा था सीखने का, कुछ लर्न करने का, कुछ सोचने का। सो ह्यूमैनिस्ट लोग जो होते थे, जो ह्यूमैनिज्म में मानते हैं, वो ये कहते हैं कि पीपल हैव ग्रेट एबिलिटीज, कि हम सभी में कुछ एबिलिटीज हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम डिस्कवर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं इस दुनिया को, अगर हम नॉलेज को सही से यूज करें और हम रीजंस के पीछे जाएं। सिर्फ आप रिलीजन के पीछे मत जाओ, थोड़ा कारण के पीछे जाओ ना। अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जब हम रीजंस को पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब हम कुछ नए तरीके से सोचेंगे, तो जरूर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो ह्यूमैनिस्ट लोग जो होते हैं वो कहते हैं एंशियंट यानी पुराना जो ग्रीक और रोमन का लिटरेचर है, बुक्स हैं जो कि बताती हैं फिलॉसफी के बारे में, एथिक्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में, अच्छा बिहेवियर किसे कहते हैं, उसको पढ़ो। और इन आइडियाज को दे यूज दिस आइडियाज एज एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस कैन बी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट। अगर आप इन आइडियाज को पढ़ोगे आपको पता चलेगा हम सभी इंसान कितने क्रिएटिव हैं, हम सभी इंसान कितने इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, एक बहुत ही फेमस पर्सन है अर्ली ह्यूमैनिज्म, और वो यही है फ्रांसेस्को पेट्रार्क, और वो इटालियन स्कॉलर हैं और एक पोएट भी थे। तो ये जो हमें बता रहे हैं पुरानी चीजें पढ़ो, ये अपने आप में खुद ह्यूमैनिज्म को बहुत फॉलो करते थे और ये खुद एक ह्यूमैनिस्ट है। और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगभग पढ़ने में, एंशियंट बुक्स की स्टडी करने में बिता दिया। ही बिलीव दैट लर्निंग फ्रॉम, जब आप वो मानते हैं कि पुरानी चीजें पढ़ते हो, पुरानी चीजें, तो आप और अच्छी लाइफ जी पाओगे और मीनिंगफुल लाइफ आप जी पाओगे। आपकी लाइफ का एक आपको पर्पस मिलेगा कि हम जी क्यों रहे हैं। तो पेट्रार्क एनकरेज करते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, ठीक है, सोसाइटी की हेल्प करो, विच वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस टीचिंग। रिलीजियस टीचिंग्स ऐसी उस टाइम पे नहीं होती थी मिडल एजेस में। सो रिलीजियस टीचिंग में ज्यादातर ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, इस पे फोकस ज्यादा रहता था। पर पेट्रार्क कह रहे हैं ह्यूमैनिज्म पढ़ो, जहां पे आप क्रिएटिव बनना सीखोगे, हेल्प करना सीखोगे, इंसानियत के बारे में सीखोगे। ठीक है, सो इन द अर्ली 1400s, ठीक है, जो 15th सेंचुरी के आसपास, जो वर्ड है ह्यूमैनिस्ट, वो ह्यूमैनिस्ट वर्ड उन्हीं लोगों के लिए यूज होता है, ध्यान से सुनना। ह्यूमैनिस्ट वो लोग होते हैं जो कि टीचर होते हैं, जो कि ग्रामर, स्पीच, पोट्री, हिस्ट्री और मॉरल वैल्यूज को पढ़ाते हैं। ये सारे ह्यूमैनिज्म के सब्जेक्ट्स हैं। जो इनको पढ़ाता है उसको ह्यूमैनिस्ट कहा जाता है। और जो वर्ड ह्यूमैनिटीज है, ठीक है, आप खुद को कहते हो ना हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, सो ह्यूमैनिटीज वर्ड आता है लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटस से, जिसका मतलब होता है कल्चर और द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वैल्यूज। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज के आप सभी स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमैनिटीज का मतलब ही यही होता है ह्यूमन लाइफ और वैल्यूज की स्टडी करना। सो रिलीजियस स्टडीज में ऐसा नहीं होता था, वहां पे ज्यादातर फेथ, वर्शिप, ये सब सिखाया जाता था। लेकिन ह्यूमैनिटीज में आपको सिखाया जाता है सोचना, डिस्कस करना, डिबेट करना, और इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका कैरेक्टर अच्छा होता है, आप एक वाइड और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हो चीजों को देखने की, चीजों को सोचने और समझने की। ठीक है, फ्लोरेंस जो एक बहुत बड़ा सिटी स्टेट, द होम टाउन ऑफ पेट्रार्क, ये जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे ये फ्लोरेंस के ही रहने वाले थे। उन्होंने बहुत जल्दी ह्यूमैनिज्म के ये सारे आइडियाज को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, उनको बहुत अच्छा लगा, वो खुद भी इसको फॉलो करते थे। और 15th सेंचुरी तक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग ऑन आर्ट बन गया था, इवन दो इट वाज नॉट फेमस फॉर ट्रेड और एजुकेशन इन द बिगिनिंग। ये ज्यादा फेमस आइडिया नहीं था पहले,
पर एक टाइम आया जब ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया ये आइडिया, ठीक है, ह्यूमैनिज्म वाला। अब देखो ये फ्लोरेंस है, इस जगह पे पड़ता है, ये अपना इटली है पूरा, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो आपको लोकेशन तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए कि इटली है कहाँ। फ्रांस से आप थोड़ा सा नीचे चल के आओगे तो दैट्स इटली। और ये अपना फ्लोरेंस, फ्लोरेंस एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फ्लोरेंस ही लर्निंग का सेंटर और आर्ट का सेंटर क्यों था। तो कुछ बहुत ही फेमस लोग हुए हैं, अब जिनका नाम मैं आप सभी के सामने लूंगा, आप ध्यान से सुनना। दंते अलगीरी 1265 से 1321, इन्होंने रिलीजियस आइडियाज के बारे में लिखा। जोटो 1267 से 1337, ये एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस की पेंटिंग्स बनाई। आप देखो इस तरीके से ये इतना रियल फोटोज पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। तो इन दोनों ने फ्लोरेंस जो इनकी कर्म भूमि जन्मभूमि उसको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया कि भाई ये इतने बड़े बड़े फेमस लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं जो फ्लोरेंस के रहने वाले हैं। फ्लोरेंस फेमस हो गया अपनी एक्टिव थिंकिंग के लिए, अपने क्रिएटिव आर्ट के लिए। तो जो लोग स्किल्ड होते थे, कोई लर्निंग में स्किल्ड है, कोई पॉलिटिक्स में स्किल्ड है, कोई रिलीजन में स्किल्ड है, कोई आर्ट में स्किल्ड है, तो जो लोग स्किल्ड हो गए उसको रेनेसा मैन कहा जाता था। भाई हाँ ये बंदा रेनेसा मैन है यार, इसके पास बहुत दिमाग है, इसने तो बहुत कुछ चेंज कर लिया है, इसने बहुत कुछ सीख लिया है। सो इस वजह से फ्लोरेंस इतना फेमस था। द ह्यूमैनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। अब आपको मैं बताऊंगा ह्यूमैनिज्म की नज़र में हिस्ट्री क्या है, इनका क्या व्यू है। तो समझिए, ह्यूमैनिस्ट लोग ये मानते हैं कि रोमन एम्पायर के बाद जब वो खत्म हो गया तो यूरोप में एक डार्क एज स्टार्ट हो गई, एक अंधकार का युग जहां हर कोई भटक चुका था। और ऐसा युग जहां पर लर्निंग और कल्चर बिल्कुल वीक हो गया था। और वो मानते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये जो नॉलेज है इसको वापस लाना, कल्चर को वापस लाना, ताकि सोसाइटी का एक कमबैक हो, एक अच्छी सोसाइटी दोबारा से बन सके। क्योंकि जो हमारी यूरोपियन सोसाइटी थी वो बहुत आगे थी, पर डार्क एजेस की वजह से हुआ क्या, हम सब लोग बहुत पिछड़ चुके हैं। तो इन्होंने एक टाइम डिवीजन किया, 5th से 14th सेंचुरी को इन्होंने मिडल एजेस का नाम दिया। फिर 5th से 9th सेंचुरी को इन्होंने डार्क एज बताया कि भाई यहाँ पे अंधकार हो गया था, चर्च अपनी मनमर्जी की सब कुछ करता था, लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, कल्चर और हमारा जो जितनी भी चीजें हैं, नॉलेज है, वो सब बहुत ज्यादा पीछे हो गई थी। 9th से 11th सेंचुरी के टाइम को अर्ली मिडल एज कहा जाता है, 11th से 14th सेंचुरी को लेट मिडल एज कहा जाता है, और 15th सेंचुरी के आगे के टाइम को मॉडर्न एज कहा जाता है। ये यूरोप की बात कर रहा हूं मैं। ये ह्यूमैनिस्ट लोगों ने इसको ऐसे इस तरीके से कैटेगराइज किया है, ठीक है। साइंस एंड फिलोसफी, द अरब्स कंट्रीब्यूशन। अब हम थोड़ा सा अरब लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि अरब वाले लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सो अगर मैं बात करूं मिडल एजिस के टाइम की, तो जो मॉन्क होते थे और जो चर्च के लीडर होते थे, वो ग्रीक और रोमन बुक्स को लोगों से थोड़ा छुपा कर रखते थे, आम लोगों से अपने पास रखते थे सारी नॉलेज वो। और वो किसी को कोई शेयर नहीं करते थे, ना पुरानी चीज़ों को पढ़ने देते थे, क्योंकि उनका मेन फोकस था सिर्फ और सिर्फ लोगों को रिलीजियस स्टडी करवाना, रिलीजियस टीचिंग देना। तो जो असली जो नॉलेज थी उसको इन्होंने हाइड करके रख दिया था आम जनता से, ठीक है। ये मिडल एजिस की बात है। तो जो अरब स्कॉलर्स थे उनका बहुत अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, पुरानी ग्रीक और रोमन बुक्स को सेव करा, उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया उनको अरेबिक में, ठीक है। सो 14th सेंचुरी तक ज्यादातर जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इन अरेबिक वर्जन्स को जब पढ़ा, अपनी फेमस फेमस ग्रीक राइटर्स जैसे प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, जो कि उनसे छुपा कर रखा गया था उन्हीं के लोगों ने, इन्होंने जब अरेबिक ट्रांसलेशंस को पढ़ा तो इनकी तो आंखें खुल गई कि भाई ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ पे लोग रहे हैं। So some European scholars learn Greek knowledge through Arabic translation। तो कईयों को तो यूरोप के ही लोगों को ग्रीक वाली नॉलेज अरेबियन में ट्रांसलेशन पढ़ के मिली, और अदर लोगों ने अरेबिक और पर्शियन साइंटिस्ट की जो बुक्स थी उनको भी पढ़ा। तो ये जो ट्रांसलेटेड बुक्स होती थी ना, इसमें साइंस की नॉलेज, इसमें मैथ्स की नॉलेज, इसमें तारों की नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन की नॉलेज, केमिस्ट्री की नॉलेज, सारी की सारी नॉलेज इन ट्रांसलेटेड बुक्स में होती थी गिवन। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। अलम जेस नाम से एक बुक है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है, ग्रीक स्कॉलर ने लिखी थी, टॉलेमी ने, बिफोर 140 सीई।
बाद में इसी बुक को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया और इससे ये सारे आइडियाज अलाइव रहे और ये लोगों को पूरे दुनिया तक, टॉलेमी की जो नॉलेज थी ये पूरी दुनिया तक पहुंची, क्योंकि इन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया था, वरना चर्च वालों ने तो उसको छुपाई रखा था पूरे असली ज्ञान को। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ऑन इटालियन नॉलेज। इटालियन नॉलेज में मुस्लिम स्कॉलर्स का कितना क्या इन्फ्लुएंस रहा है, कितना उनका रोल रहा है, अब वो डिस्कस करेंगे हम। इब्न सीना, जिनको एवेसीना भी कहा जाता है लैटिन लैंग्वेज में, वो 980 से लेकर और 1037 के बीच थे। ठीक है। और बुखारा के रहने वाले थे और वो बहुत फेमस डॉक्टर थे और बहुत बड़े थिंकर थे, फिलोसफर थे। ठीक है। इब्न सीना इनको कहा जाता था, तो भाई बहुत जाने माने थे ये। अब होता क्या है, अल राजी, इनको रेज भी कहा जाता है, ये एक और मुस्लिम स्कॉलर थे और उन्होंने भी बहुत बड़ी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखी, जिन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया वो बुक होती है जिसमें बहुत अच्छी खासी डिटेल नॉलेज होती है। तो इन्होंने मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखी है, तो आप समझ जाओ उसमें सारी बीमारियां, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या उसमें होता है, क्या सिम्टम्स हैं, सारी की सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में हमारे सामने लिखी। इब्न रुश्द, लैटिन में जिनको एवेरोस कहा जाता है, वो 1126 से लेकर 1198 के बीच में थे, स्पेन के रहने वाले। उन्होंने फिलॉसफी को रिलीजन से कनेक्ट किया और बताया कि रीजन एंड फेथ कैन वर्क टुगेदर, कि हाँ भाई आप सवाल भी उठा सकते हो, रीजन भी पूछ सकते हो और आपकी आस्था भी हर्ट ना हो, ये चीजें साथ चल सकती हैं। अगर चीजें सही हैं तो उसका रीजन भी होगा। ऐसा तो नहीं है अंधविश्वास करो आप, कोई रीजन अगर पूछता है तो आप उसको भगा दो, तो रीजंस भी बताओ। उनके आइडियाज जो थे ना, उससे बहुत सारे क्रिश्चियन थिंकर भी इंस्पायर हुए और कई क्रिश्चियंस ने ही उन क्रिश्चियंस पे सवाल उठाया कि आप लोग ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, जिनको बाद में प्रोटेस्टेंट कहा गया है ना। आपने इनके बारे में नहीं सुना तो आगे बताऊंगा मैं आपको। सो ह्यूमैनिस्ट जो थे, उन्होंने नया रास्ता ढूंढा अपने आइडियाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। स्लोली उन्होंने क्या करा, और सब्जेक्ट्स ऐड करे स्कूलों में, सिर्फ रिलीजन ना पढ़ाया जाए, लॉ, मेडिसिन, बट हिस्ट्री भी पढ़ाओ, लैंग्वेज भी पढ़ाओ, आर्ट भी पढ़ाओ, फिलॉसफी भी पढ़ाओ, ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा उनका दिमाग ब्रॉड हो, थोड़ा वो उनका दिमाग खुले। ठीक है। ब्रॉड थिंकिंग बने और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे बन जाओगे। सो ये जो ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट्स होते थे, इनको इटली के अंदर सिर्फ पढ़ाया नहीं गया, ये यूरोप के बाकी जगहों पर भी फेमस हो गए। ये सब्जेक्ट्स लोग पढ़ रहे थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। स्लो चेंज था, लेकिन एजुकेशन की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था। और यहाँ पे लर्निंग बिगिन टू फोकस मोर ऑन पीपल, आइडियाज एंड क्रिएटिविटी इंस्टेड ऑफ ओनली रिलीजन। पहले नॉलेज का मतलब होता था सिर्फ धर्म का ज्ञान ले लो, उतना काफी है, वही नॉलेज है। अब लोगों के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, आइडियाज के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा था। तो ये एक बदलाव आया जो ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट के आने से हुआ। आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें मैं आपको कुछ आर्टिस्ट लोगों के बारे में बताऊंगा जो बहुत फेमस आर्टिस्ट हुए हैं इस चैप्टर के अंदर। ह्यूमैनिस्ट यूज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो जितने भी ह्यूमैनिज्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सहारा लेकर भी ह्यूमैनिस्ट आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। सो ह्यूमैनिस्ट सिर्फ स्कूल तक नहीं रहते थे, उन्होंने क्या करा, आर्ट, बिल्डिंग्स, बुक्स, हर जगह से जहां से भी सोसाइटी उनसे कुछ सीख सके, इंस्पायर हो सके, उन्होंने कोशिश करी कि अपने आइडियाज को हर तरीके से हमें फैलाना है, हर तरीके से अपने आइडियाज को आगे बढ़ाना है। तो रोम के खत्म होने के, मतलब उसके फॉल के हजारों साल बाद भी लोग जो हैं आज पुराने रोमन आर्ट को देख सकते हैं। रोम में आप जाओगे, खंडर जरूर बन गया है लेकिन आपको आर्ट तो दिखेगा, और कुछ एम्प्टी सिटीज, जो सिटीज तो खाली हो गई हैं पर पुराना आर्किटेक्चर तो दिखेगा। सो ये जो डिस्कवरीज हैं बहुत एक्साइटेड है, मतलब जब लोग इसको पढ़ते हैं, आर्टिस्ट और स्कॉलर्स इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और बाद में जब वो उसकी ब्यूटी और उसके कल्चर को, क्या एंशियंट रोम में, अच्छा अगर ये आज खंडर बन गया है लेकिन एक टाइम पे ये एक आर्ट का नमूना था, तो अब लोगों ने थोड़ा फोकस करा कि भाई लोगों को बताओ कि ये आर्ट ऐसा होता था, हमारा एंशियंट रोम ऐसा होता था। ठीक है। सो इटालियन जो मूर्तिकार होते थे, स्कल्पचर्स, स्कल्प्टर्स,
वो चाहते थे कि रोमन ट्रेडिशन जो है, ठीक है, बनाने का, जो इंसानों की तरह स्टैचू बनते हैं, वो कंटिन्यू रहे। सो 1416 जो ईयर था, आर्टिस्ट थे डोनतेलो, उन्होंने ऐसे स्कल्पचर्स बनाए, ऐसी मूर्तियां बनाई जो लाइफ लाइक, यानी कि जिंदा, आपको देख के ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वाकई में कोई इंसान की मूर्ति भाई एकदम ऐसी है कि इंसान रियल लग रहा है। तो यहां से एक नया एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया कि जो पुराने क्लासिकल रोमन स्टाइल होता था आर्ट में, वो इनके टाइम पीरियड में, रेनेसा पीरियड में वापस से वो कल्चर रिवाइव हुआ, वो आर्ट का वो जो था रिवाइवल होना यहाँ पे शुरू हो गया। आर्टिस्ट एंड साइंस, अ कोलैबोरेटिव परस्यूट ऑफ रियलिज्म, ये अब हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ पे हम समझेंगे आर्टिस्ट के बारे में और साइंस वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। देखो, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो चाहते थे कि उनकी जो पेंटिंग्स हैं और जो उनकी मूर्तियां हैं वो रियल लगे और नेचुरल लगे, ठीक है, ऐसा वो चाहते थे। सो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि जितना ज़्यादा आपको रियल दिखाना है किसी चीज़ को, जितना ज़्यादा आपको अगर किसी चीज़ को नेचुरल दिखाना है कि वो नकली ना लगे, तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोग मेडिकल स्कूल में जाते थे ह्यूमन बॉडी को समझने कि असली ह्यूमन बॉडी दिखती कैसी है, ठीक है। तो आप मान के चलो वो इतना इंटरेस्ट ले रहे थे। सो इससे उन्होंने समझा कि हाँ भाई मसल्स ऐसी दिखती हैं, मूवमेंट ऐसे होती हैं, तो वो ऐसी मूर्तियां और ऐसा आर्ट बना सकते हैं जो और एक्यूरेट लगे, लोगों को ऐसा वो बना सकते हैं, दिखा सकते हैं मूर्तियों में कि वो बिल्कुल रियल लगे, बिल्कुल असली फीलिंग आए। एंड्रियास वेसेलियस 1514 से लेकर 1564 सीई, ये एक बेल्जियन डॉक्टर थे और एक टीचर थे, पादुआ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। सो वो पहले पर्सन है जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से पढ़ा, बाय डिसेक्टिंग इट, पूरी बॉडी बना के इस तरीके से उसको डिसेक्ट किया, दो पार्ट्स में बांटा, उसको अच्छे से समझा है क्या। और जो भी उन्होंने डिस्कवरी करी उससे क्या हुआ कि जो मॉडर्न आज की हमारी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं और जो हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका भी बहुत उसमें योगदान है, ठीक है, एंड्रियास वेसेलियस का। एंड दे ऑल्सो गाइडेड आर्टिस्ट टू ड्रॉ द ह्यूमन बॉडी मोर करेक्टली, और इन्हीं की वजह से आर्टिस्ट लोग भी इनसे इंस्पायर हुए और उन्होंने ह्यूमन बॉडी को और एक्यूरेटली बनाना शुरू कर दिया कि ह्यूमन बॉडी और अच्छी लगे देखने में, जो हम वहां पे जब बनाएंगे मूर्तियों में। पेंटर्स एंड टेक्निक्स फॉर रियलिज्म, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। थोड़ा सा अब हम इसमें पेंटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखते हैं। सो इवन दो पेंटर्स डिड नॉट हैव ओल्ड आर्ट वर्क्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू कॉपी। अब देखो जो स्कल्प्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको तो एक एग्जाम्पल के लिए दिख जाएगा, खंडर ही सही पर मूर्ति में आर्ट दिख रहा है। पेंटर वाले जो लोग हैं वो कहाँ से नॉलेज लेंगे कि हम किससे इंस्पायर होके बनाए। सो उन्होंने फिर भी अपना पेंटिंग को जितना रियल वो कर सकते थे उन्होंने कोशिश करी, एज रियल एज पॉसिबल, जितना वो रियल बना सकते थे, दे ट्राइड देयर बेस्ट। सो पेंटर्स ने क्या करा, जो ज्योमेट्री है हेल्प देम शो डेप्थ एंड डिस्टेंस करेक्टली इन देयर आर्ट वर्क। ये कहते हैं ज्योमेट्री को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उससे हमें पेंटिंग में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब हम लाइट और शेडो को यूज करते हैं तो जो हमारी पेंटिंग है वो 3D हो जाती है। आपने देखा होगा पहले बचपन में ऐसा सिक्का बनाते थे, उसके ऊपर ऐसे 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 शेडिंग कर देते थे, शेडो सी लगता था कि वो 3D है ना। तो होता क्या है कि जब लाइट और शेडो का यूज होता है और ये सब चीज़ों का यूज होता है तो पेंटिंग जो है हमारी और रियल हो जाती है। तो इन्होंने रियलिस्टिक बनाने के लिए 3D पेंटिंग का सहारा लिया। सो आर्टिस्ट लोगों ने ऑयल पेंटिंग का यूज किया, ठीक है, ऑयल पेंट्स का यूज किया ताकि और अच्छे कलर दिखें, डीप और ब्राइट कलर दिखें, क्योंकि ऑयल पेंटिंग देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। सो इससे उनकी जो पेंटिंग है वो बहुत रिचर लगने लगती है, बहुत रिच कलर्स दिखते हैं, निकल के आते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल और बहुत अच्छा और फुल ऑफ लाइफ। आपको लगेगा हाँ भाई वाकई में जो पेंटिंग है भाई वो लग तो रियल रही है, कुछ तो बनाया है बंदे ने जो देख के लग रहा है कि वाह एकदम रियल है, ठीक है। देखो इस तरीके से कुछ ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, आपने भी स्कूल में कभी बनाई होगी, आपने भी कभी देखी होगी कि हाँ ऑयल पेंटिंग्स कैसी दिखती हैं। तो ऑयल पेंटिंग्स का पर्पस ही यही होता है, थोड़ा सा अच्छे कलर्स दिखा के रियलिस्टिक बनाना। सो द क्लोथ्स एंड डिजाइन सीन इन मैनी रेनेसा पेंटिंग्स वर इंस्पायर्ड बाय चाइनीज एंड पर्शियन आर्ट। तो जो रेनेसा टाइम पीरियड में जितनी भी आप पेंटिंग्स को देखते हो उनमें जो कपड़े पहने हुए हैं
तो वो जो आर्ट है उसमें दिख रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं पर्शियन और चाइनीज जो आर्ट होता था वो लोग उनसे इंस्पायर्ड थे, जैसा उन्होंने वहां देखा कोशिश करी उसको यहाँ पर वैसा दिखाने की। सो ये जो स्टाइल है, अब आप सोचो यूरोप में कैसे आ गया भाई चाइना वाला स्टाइल, ये यहाँ पे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो देखो होता क्या था, जो मंगोल्स लोग होते थे उनके ट्रेड रूट्स थे जो कि भाई यूरोप से भी कनेक्टेड थे और एशिया से भी कनेक्टेड थे। तो इस वजह से वहां का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं यूरोप के कल्चर की जो पेंटिंग्स वगैरह में भी दिखता था। ओके, ये सब है। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक बॉक्स बताता हूँ, एनसीईआरटी का है। ये जो एक सेल्फ पोर्ट्रेट है जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, ठीक है, जिन्होंने बहुत अमेजिंग वो क्या कहते हैं जिसको, मतलब जिनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था बॉटनी में, एनाटॉमी में, मैथमेटिक्स में, आर्ट्स में, तो उन्होंने मोनालिसा को पेंट किया था, ठीक है, एंड द लास्ट सपर। ये मोनालिसा की जो पेंटिंग बहुत फेमस है, आपने देखी होगी, बहुत जगह पे ये आती है। और एक इनकी ये पेंटिंग है, ठीक है, द लास्ट सपर। तो वन ऑफ हिज ड्रीम्स वाज टू एबल टू फ्लाई, एक इनका सपना था वो उड़ना चाहते थे। उन्होंने कई साल लगा दिए ऑब्जर्व करने में, ठीक है, बर्ड्स को देखते थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, डिजाइन अ फ्लाइंग मशीन। और उसके बाद क्या, उन्होंने अपना नाम जो है वो साइन करते थे लियोनार्डो दा विंची, डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, नई नई चीजों को जानना, हवा में उड़ना चाहते थे। और इस तरीके से मोनालिसा की जो बहुत बड़ी पेंटिंग आज की डेट में फेमस है वो इन्होंने ही बनाई थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर को थोड़ा सा अब हम अच्छे से समझेंगे गहराई से। रोम्स पॉलिटिकल एंड कल्चरल रेनेसा। So by 1417, the fight between two popes, which had weakened the church since 1378, finally ended. दो पोप्स के बीच में लड़ाई चल रही थी 1417 से, मतलब आते आते तक जो लड़ाई है 1378 में शुरू हुई थी, इस टाइम पीरियड तक आते आते वो लड़ाई थोड़ी शांत हो गई। लड़ाई शांत हो गई तो अब पोप वापस से पावरफुल हो गए और थोड़ा सा अब वो रोम को वापस से इम्प्रूव करने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगे, दोबारा से थोड़ा सा उसको रीबिल्ड करने में इंटरेस्ट शो करने लगे। सो पोप जो लोग होते थे उन्होंने इनकरेज किया लोगों को कि देखो पुरानी जो हमारी रोमन हिस्ट्री है, हम रोमन्स की जो हिस्ट्री है आप उसको पढ़ो। और इससे जो आर्किटेक्ट लोग थे जो कि बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, सो वो इंस्पायर होते हैं कि वो नई बिल्डिंग बनाए जो कि बहुत ग्रैंड लगे, बहुत बड़ी लगे, बहुत ब्यूटीफुल लगे। जैसी पुराने समय में ओल्ड इंपीरियल रोम में, जो पहले के समय में जो राजा महाराजा रोम के अंदर बनवाया करते थे, उस तरीके की बिल्डिंग्स आर्किटेक्ट आज की डेट में इनसे इंस्पिरेशन लें और कुछ ऐसा बनाकर दिखाएं जिससे कि भाई बहुत मजा आ जाए, आनंद आ जाए। तो इस तरीके से बहुत आर्किटेक्ट लोगों को इंस्पिरेशन भी मिली। सो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं, अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एक्सकेवेशन करते हैं, डिगिंग करते हैं, खुदाई करके पुरानी चीजें निकालते हैं। तो जब वो पुराने रोमन खंडरों को, रूइंस को निकालते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को और बिल्डिंग्स को, तो वो ये काम शुरू कर देते हैं। और ये जब डिस्कवरियां शुरू होती हैं तो लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो गए, इंस्पायर्ड हो गए कि हाँ भाई कुछ पुरानी चीजें, कुछ पुराना आर्ट, पुराना आर्किटेक्चर हमारे सामने आने वाला है, ठीक है, जो ओल्ड रोमन स्टाइल है। जब हम उसको जानेंगे तो उसी ओल्ड स्टाइल को अब हम एक नए तरीके से जो है जनता के सामने पेश करेंगे, कुछ ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर और कुछ ऐसा काम करके जिससे लोगों को अच्छा लगे। और जो अमीर वाले मर्चेंट्स होते हैं, रिच मर्चेंट्स, और जो नोबल फैमिलीज थी, बड़े बड़े अधिकारियों के जो परिवार थे, इवन जो चर्च हायर्ड आर्किटेक्ट्स एंड आर्टिस्ट हु अंडरस्टूड क्लासिकल स्टाइल्स टू रीडिजाइन, ठीक है। तो इन्होंने, जो बड़े अमीर लोग थे, चर्च के लोग थे, इन्होंने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लोगों को ढूंढा जो आर्किटेक्ट्स होते थे, जो कि पुराने क्लासिकल रोमन स्टाइल्स को जानते थे कि भाई नई बिल्डिंग कैसे बनाना है। अब उनकी वैल्यू बढ़ गई। सो ये जो बिल्डिंग्स थी इनको डेकोरेट किया जाता था, पेंटिंग्स बनाकर, स्टैचूज बनाकर, कार्विंग करके उसके ऊपर, जो कि दिखाता है कि जो ब्यूटी और ग्रेस है पुराने रोमन आर्ट की, जो पुराने जमाने में रोमन्स बनाया करते थे, वो काम अब दोबारा से शुरू हुआ जब लोग उनसे इंस्पायर्ड होकर एक नया आइडिया निकालते हैं पुराने आइडियाज को जोड़कर। इसी को रेनेसा भी कहते हैं, पुराने आइडियाज को पढ़ना फिर उससे नया आइडिया बनाना, ठीक है। फेमस आर्किटेक्ट्स। अब मैं आपको कुछ आर्किटेक्ट्स का नाम बताऊंगा। माइकलेंजलो ब्यूनार्टी, 1475 टू 1564, ठीक है। सो ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे और एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे, रोम के रहने वाले थे, ठीक है, रोम से थे। उन्होंने क्या करा था, सीलिंग है,
सिस्टीन चैपल जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट वर्क है पूरी दुनिया का, उसकी जो सीलिंग है उसको इन्होंने पेंट किया था। और उनकी मूर्ति है द पेटा, वो दिखाती है कि वो कितने स्किल्ड थे, इतने ग्रेट थे, ह्यूमन फिगर्स को इतने रियल तरीके से ह्यूमंस को बनाना कोई इनसे सीखे। तो ये बहुत बड़े और बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं। और एज एन आर्किटेक्ट उन्होंने जो सेंट पीटर्स चर्च है रोम के अंदर, उसका डोम डिजाइन किया था, विच बिकेम अ सिंबल ऑफ रेनेसा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आगे चलकर रेनेसा के टाइम पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक सिंबल बना, वो भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, बेनोरटी जी ने। तो याद रखना आप इनका नाम, इनका बहुत बड़ा अहम रोल है। और आप अगर इसको देखोगे यहाँ पे कितना रियल लग रहा है, तो ये इनका ही आर्ट है, इन्हीं का कमाल है, इनकी स्किल्स है ये। अगले आर्किटेक्ट हैं फिलिपो ब्रूनेल्स्की। अब इनको देखते हैं ये क्या करते हैं। सो ब्रूनेल्स्की जो है वो सबसे पहले एक स्कल्प्टर थे, मूर्ति बनाया करते थे, बाद में वो एक आर्किटेक्ट बने। उन्होंने क्या करा था कि जो ब्यूटीफुल डोमो है फ्लोरेंस के अंदर, मतलब एक चर्च का कैथेड्रल का डोम है, उसको इन्होंने डिजाइन किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और हिज डिजाइन ऑफ द कैथेड्रल डोम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग अचीवमेंट्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पीरियड में जो इन्होंने डोम को डिजाइन किया था वो अपने टाइम की बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ठीक है, ये है, आप इसको ध्यान से देखो, कितने सुंदर और कितने प्यारे तरीके से इन्होंने इस चीज को डिजाइन किया है, जो देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई बंदे में स्किल तो बहुत थी। ठीक है, तो ये भी आपके सामने है। अब हमारा अगला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, जब बुक्स की प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो पहले कौन सी बुक्स आई, और प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, किसने शुरू करी। द स्प्रेड ऑफ इटालियन ह्यूमैनिस्ट कल्चर थ्रू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो अभी तक जितना भी आपको ह्यूमैनिज्म के बारे में समझ आया, अब वो आइडियाज पूरे वर्ल्ड में कैसे फैले, इवन आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे। और वो तभी पहुंच रहे हैं जब बुक्स बनी। सो 15th और 16th सेंचुरी में जो लोग चाहते थे फेमस इटालियन आर्ट और बिल्डिंग्स को तो देखना, तो वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। अगर किसी को ये आर्ट समझना है तो उसको इटली जाना पड़ता था, उस चीज को देख के आना पड़ता था। लेकिन जब बुक्स और राइटिंग्स आई, ठीक है, फ्रॉम इटली, सो उससे क्या है, कुड इजीली रीच अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। अगर कोई इटली की बुक है, आप उसको प्रिंट कर दो, वो इजीली वो सारी नॉलेज दूसरे देश में चली जाएगी, है ना। अब लोगों को आने की जरूरत नहीं है, प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो गया। सो अब आप आइडियाज शेयर कर सकते हो बहुत फास्ट तरीके से, बहुत इजी तरीके से, कि जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है आपके पास तो आप सामान को इधर से उधर फटाफट जो है आइडियाज को भेज दो और बुक्स में लिख दो। 16th सेंचुरी में लर्निंग टू यूज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन यूरोपियन हिस्ट्री। सबसे बड़ा चेंज अगर मैं आपको बोलूं तो वो यही है, जो प्रिंटिंग आई है ना, इससे बहुत चीजें चेंज हो गई। सबसे पहले यूरोपियन लोगों ने प्रिंटिंग का जो काम था वो चाइनीज लोगों से सीखा था, याद रखना। और जो आइडियाज थे वो कैसे आए, जब ट्रेडर लोग यहाँ पे आते थे वो इनको बताते थे, जो डिप्लोमेट्स आते थे, जो मंगोल कोर्ट्स के रहने वाले लोग थे, ठीक है, मंगोल्स थे, वो आके इनको बताते थे ऐसे ऐसे भाई वहां पे होता है। तो इनको आइडियाज तो मिलने लगे थे कि हाँ भाई ऐसी प्रिंटिंग होती है, इसका ये यूज होता है। सो बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड बुक्स हैड टू बी रिटन बाय हैंड। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, हाथ से लिखा जाता था, जब प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। सभी लोग हाथ से लिखते थे जो भी जानकारी होती थी। तो ये प्रोसेस हाथ से लिखने वाला बहुत स्लो था, एक बंदा कितनी बुक्स लिख लेगा, कहाँ कहाँ तक पहुंचा देगा, बहुत डिफिकल्ट भी होता था। और बहुत कम हैंड रिटन कॉपीज होती हैं, ठीक है, एक मेन बुक होती है, उसकी कॉपी कोई कितनी लिख लेगा हाथ से यार। पर प्रिंटिंग तो उसकी हजारों में हो सकती है ना, क्योंकि वो तो मशीन करेगी। सो 1455 में जोहेनिस गुटेनबर्ग, ठीक है, एक बहुत ही बड़े जर्मन इन्वेंटर थे, उन्होंने बाइबल की 150 कॉपी प्रिंट करी। प्रिंटिंग मशीन बनाना जो है गुटेनबर्ग ने शुरू करा। और प्रिंटिंग से पहले अ मॉन्क वुड हैव नीडेड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट जस्ट वन कॉपी बाय हैंड। तो मतलब इनको इतना ज्यादा टाइम लगता था, जितने में इन्होंने 150 कॉपियां छाप दी ना, इतने में तो एक मॉन्क बस एक कॉपी बना पाता था। तो सोचो कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है अपने आप में। एक तरफ आपकी 150 कॉपियां छप रही हैं
उसी टाइम में पहले जब प्रिंटिंग नहीं होती थी तो 150 कॉपी छपने जितने टाइम में एक कॉपी छपती थी, मतलब हाथ से लिखी जाती थी, कॉपी होती थी। सो बहुत बड़ा रोल है गुटेनबर्ग का भी भाई, धन्यवाद कि ये प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लेकर आए। तो उससे जो ह्यूमैनिज्म के आइडियाज हैं वो बुक्स वगैरह के थ्रू और तेजी से फैले। एंड बाय द ईयर 1500, ईयर 1500 तक आते आते मैनी ओल्ड क्लासिकल बुक्स, बहुत सारी पुरानी पुरानी जो बुक्स होती थी मोस्टली जो लैटिन में होती थी, उनको इटली में प्रिंट किया गया। पुरानी बुक्स को ढूंढ ढूंढ कर निकाल निकाल कर प्रिंट किया गया, क्योंकि प्रिंटेड बुक्स की वजह से अब लोग खरीद सकते थे खुद की कॉपी जाके उस बुक की। अब आपको टीचर की सुनने की जरूरत नहीं है, टीचर के नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रिंटेड बुक खुद ले सकते हो दुकान से जाके खरीद सकते हो। तो इससे क्या है, जो नए आइडियाज हैं वो और तेजी से स्प्रेड होंगे और दूर तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब प्रिंटेड कोई चीज होती है ना तो वो बहुत दूर तक पहुंचती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द स्प्रेड ऑफ आइडियाज। प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आने के बाद सोसाइटी के ऊपर इसका क्या असर हुआ, अब ये हम समझते हैं। तो प्रिंटेड बुक्स जो होती हैं अब आप उसको आसानी से खरीद सकते हो। सो पीपल स्टार्टेड रीडिंग बाय देमसेल्व्स, तो लोग अब खरीदते हैं और खुद से उसको पढ़ते हैं। पहले लोगों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। सो इससे लोगों के अंदर एक नई हैबिट आती है रीडिंग की, और इससे क्या है, एक लर्निंग का जो एक ट्रेंड है वो शुरू हो गया, इंडिपेंडेंट लर्निंग, किसी के अंडर ना रहना। हमें जो भी सीखना है हम खुद बुक लाएंगे, खुद पढ़ेंगे और खुद समझेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा काम था अपने आप में। सो प्रिंटेड बुक्स की वजह से क्या होता है कि प्रिंटेड बुक्स जो है ना उनको आप जल्दी बना सकते हो, क्विकली शेयर भी कर सकते हो। तो जो भी नए आइडियाज हैं वो हजारों और कई सौ लोगों तक बहुत ही ज्यादा कम शॉर्ट टाइम पीरियड में आप मतलब वो चीज आइडियाज पहुंचा सकते हो। सो बहुत इजी हो गया। फ्रेश और क्रिएटिव थॉट्स को पॉपुलर करना है तो भाई आप उसको बुक में लिख दो, उसको प्रिंट करके कॉपीज निकाल दो और बांट दो। तो नया आइडिया कोई भी होगा पूरे सोसाइटी में वो स्प्रेड हो जाएगा आसानी से। सो प्रिंटेड बुक्स जब इतनी क्विकली जाती हैं तो इटालियन ह्यूमनिस्ट आइडियाज भी यूरोप के बाकी जगहों तक पहुंच जाते हैं। और लेट 15th सेंचुरी में ये आइडियाज आल्प्स जो पर्वत वगैरह माउंटेन रेंज है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं और यूरोप के कई देशों तक, ठीक है, यूरोप के कई, इटली से निकलकर कई देशों तक ये ह्यूमनिस्ट आइडियाज इन बुक्स की वजह से पहुंचते हैं और लोगों को पता चलता है कि ये नॉलेज है। सो जब प्रिंटिंग इन्वेंटेड नहीं हुई थी तो आइडियाज और नॉलेज जो थी वो बहुत छोटे लेवल तक शेयर होती थी। ठीक है, क्योंकि कौन इतनी कॉपी लिख के भेजेगा भाई, सबको बहुत मुश्किल होता था, पुरानी बुक्स इसलिए मिलती भी नहीं है। सो दिस मीन दैट अर्लियर लर्निंग मूवमेंट्स स्टेड लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स इंस्टेड ऑफ रीचिंग ऑल यूरोप। पहले भी कोई ऐसी मूवमेंट चली होंगी पर वो आइडियाज स्प्रेड नहीं हो पाए, तो इस वजह से वो उसी थोड़े से रीजन में ही लिमिटेड रह गई। अब जो ये पूरा रेनेसा का पीरियड था ये आइडियाज तो पहुंच गए भाई पूरे यूरोप में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो रेनेसा के दौरान जो आइडियाज थे जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम होना, सिटीजनशिप, मतलब मोस्टली लेफ्ट आउट विमेन। अब एक दिक्कत है यहाँ पे, विमेन की बात नहीं हो रही थी कहीं पे भी। ठीक है, मेन जो होते थे स्पेशली जो अमीर लोग थे, नोबल फैमिलीज से आते थे, वही पब्लिक लाइफ कंट्रोल करते थे, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे, चाहे सोसाइटी का डिसीजन हो चाहे अपने घर का डिसीजन हो। जो मैन होते हैं वही मेन डिसीजन लेते थे। लड़कियों को उतनी इक्वलिटी नहीं मिल रही थी, फ्रीडम नहीं मिल रही थी। लेकिन जो रिच फैमिलीज की विमेन होती थी यूजुअली टॉट हाउ टू रन द हाउस होल्ड, उनको बताया जाता था घर कैसे चलेगा, लेकिन नॉट टू टेक पार्ट इन बिजनेस और पब्लिक मैटर। पर आपको बिजनेस में क्या करना है, पब्लिक मैटर में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। बेटे जो होते थे सन, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी बिजनेस कैसे चलाना है, लीडरशिप कैसी होती है। सो इसी वजह से भाई लड़कियों को इग्नोर किया जाता था कि आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, बिजनेस कैसे होगा, घर कैसे चलता है, आप उस पर ध्यान दो, सिर्फ घर के अंदर की बातें सोचो। लड़कों को और मेंस को ही सिर्फ बाहर की बातें बताई जाती थी। तो ये एक बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। अब जो मैरिजेज होती थी, शादी ब्याह, वर यूजुअली अरेंज टू हेल्प फॉर्म बिजनेस पार्टनरशिप्स। बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए शादियां की जाती थी। मैं बिजनेसमैन हूँ, सामने वाला बिजनेसमैन है, तो हम अपना फायदा देखने के लिए भी शादी करवाएंगे अपने बच्चों की, ऐसा होता था। और इस डिसीजन में विमेन की कोई चॉइस ज्यादा नहीं होती थी। और जो दुल्हन की फैमिली होती थी वो क्या करती थी, डोवरी देती थी, दहेज देती थी, विच वॉज ऑफन यूज इन बिजनेस। फिर उस दहेज के पैसे को बिजनेस में यूज किया जाता था।
बट द वाइफ हैड नो कंट्रोल, लेकिन उसमें लड़की का कोई कंट्रोल नहीं है, कितना पैसा कहाँ लगेगा, जो उसके ही माँ बाप दे रहे हैं उसके पति को, वही लड़की नहीं पूछ सकती कि भाई वो इतना पैसा यूज होगा तो वो पैसा यूज कहाँ होगा। तो ये तो हालात थे लड़कियों के। एंड इफ अ फैमिली कुड नॉट गिव इनफ डोवरी, अगर किसी लड़की का परिवार दहेज नहीं दे पाता था अपनी बेटी को शादी में, तो उनको कॉन्वेंट या फिर किसी मोनेस्ट्री में भेज दिया जाता था कि जाओ वहां जाके साध्वी बन जाओ, नन बन जाओ। जैसे मॉन्क होते हैं तो फीमेल को नन कहते हैं, ठीक है, सन्यास ले लो, चले जाओ। जो रिच अमीर घरों की नोबल विमेन होती थी मोस्टली वो अपने घर की ही मैनेजर होती थी, अपने घर को ही मैनेज करती थी, ऐसा देखा जाता है। एंड फ्रीडम बहुत कम थी पब्लिक लाइफ में, सामाजिक जीवन में बाहर बहुत कम जाती थी, चाहे अमीर घरों की क्यों ना हो, लेकिन वो फ्रीडम मिसिंग थी। विमेन इन मर्चेंट फैमिलीज, अब देखते हैं जो मर्चेंट फैमिली, जो ट्रेडर लोगों की फैमिली थी, वो थोड़े से वर्क में एक्टिव थी। शॉपकीपर की वाइफ हो गई तो वो अपने हस्बैंड को दुकान चलाने में मदद कर रही है। मर्चेंट की वाइफ है, बैंकर की वाइफ है, तो वो बिजनेस को संभालने में मदद कर रही है जब उनका हस्बैंड कहीं दूर गया हुआ है। तो इनकी थोड़ी सी कहानी अलग थी जो मर्चेंट फैमिलीज होती थी। सो व्हेन अ मर्चेंट हस्बैंड डाइड, अगर किसी का पति मर्चेंट था और उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी वाइफ होगी, जो अब विधवा है, वो पब्लिक रोल ले लेती थी पूरा, मतलब जितना भी मैनेजमेंट है फिर वो वही करती थी। फॉर एग्जाम्पल इजाबेला जो थी, उन्होंने मंटोआ की सिटी को रूल किया था जब उनके हस्बैंड गए हुए थे कहीं। ये दिखाता है कि कुछ विमेन तो स्ट्रोंग थी, बहुत ज्यादा थी, केपेबल लीडर भी थी, ठीक है। ये हर जगह पे वेरी कर रहा है विमेन का स्टेटस कैसा है, पर मोस्टली स्टेटस थोड़ा डाउन था। एस्पिरेशंस ऑफ विमेन, अब विमेन क्या चाहती थी। सो सम विमेन अंडरस्टूड हाउ इंपॉर्टेंट एजुकेशन वॉज, कुछ महिलाओं को समझ आ गया कि भाई देखो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। सो ऐसी एक महिला है कैसेंड्रा फिदेल, जो कि ग्रीक और लैटिन को बहुत अच्छे से जानती थी और लेक्चर भी देती थी यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में। सो ये बहुत ही रेयर है कि कोई महिला, कोई फीमेल लेक्चरर और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। सो सम कुछ फीमेल राइटर्स भी हुई हैं जिन्होंने ये जो अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर लिखा है बहुत कुछ। एंड वो कहती हैं कि विमेन के पास भी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेशन का चांस मिलना चाहिए ताकि वो भी अपनी एक पहचान बना सके, ये सिर्फ लड़कों की सोसाइटी ना रहे। तो ऐसी भी बहुत महिलाएं हुई हैं। डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी एंड द स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिज्म, अब मैं आपको बताऊंगा जो क्रिश्चियनिटी एक जो रिलीजन है पूरा, उसके अंदर ही अंदर एक डिबेट हुई थी। और वो डिबेट ऐसी थी कि वो क्रिश्चियन अब दो पार्ट्स में बट चुके हैं, ठीक है। तो समझते हैं आखिर इसमें है क्या। तो जो इटालियन टाउन्स हैं लिंक्ड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, इटालियन टाउन्स बाकी जगहों से जुड़े हुए थे और एक ऐसा सेंटर बन चुके थे जहां कल्चर चेंज हो रहा था, एजुकेटेड लोगों का कल्चर आ रहा था। सो दिस कल्चर वॉज मोस्टली लिमिटेड टू द रिच एंड एजुकेटेड क्लास बिकॉज मोस्ट कॉमन पीपल कुड नॉट रीड और राइट। अभी एजुकेशन वाला कल्चर जो था ये सिर्फ पढ़े लिखे बड़े लोगों के लिए था, क्योंकि जो आम आदमी है वो तो पढ़ लिख ज्यादा नहीं सकता था। सो अनलाइक इटली जहाँ पे ह्यूमैनिज्म जो था वो सेक्युलर थिंकर्स लीड कर रहे थे इसके पूरे आइडियाज को। जो नॉर्थ यूरोप होता था ना, वहां पे क्या होता था, चर्च का ही सब कुछ बोलबाला था। इटली को छोड़ दो, इटली तो सेक्युलर चल रहा था थोड़ा सा रिलीजन से हटके, पर नॉर्थ यूरोप में तो सिर्फ रिलीजन की ही बातें होती थी। सो जो क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट लोग थे, अब देखो ह्यूमैनिस्ट का कोई रिलीजन भी तो होता होगा ना, वो क्रिश्चियन थे। अब वो यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि भाई वो चाहते हैं कि पीपल टू गो बैक टू सिंपल टीचिंग्स, आप क्रिश्चियनिटी की सिंपल टीचिंग्स पे जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ो। और जो एक्स्ट्रा रिचुअल्स हैं जो बाद में ऐड ऑन किए गए हैं, जो असली क्रिश्चियनिटी के फेथ का पार्ट भी नहीं है, तो आप उस चीज को छोड़ दो और क्रिश्चियनिटी को सुधारो, रिफॉर्म करो। और वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस आर फ्री एंड इंटेलिजेंट एंड दैट गॉड अलाउज पीपल टू यूज देयर फ्रीडम टू फाइंड हैप्पीनेस एंड लिव गुड लाइफ। लोग समझदार हैं, लोगों को अच्छा जीवन जीने दो, लोगों को इतना दिमाग है, इंटेलिजेंट है, वो फ्री है कि हाँ भाई भगवान तो मतलब उनसे वो सीधा भी कनेक्ट हो सकते हैं। एक बहुत बड़े ह्यूमैनिस्ट हैं थॉमस मोर, जो कि इंग्लैंड के थे, एंड एरेस्मस जो हॉलैंड के थे। उन्होंने बोला कि भाई चर्च बहुत ही ज्यादा लालची है और गलत तरीके की प्रैक्टिसेस करता है, गलत काम करता है। और खासकर इंडल्जेंसेस को बेचना, एक ऐसा पेपर जो कहा जाता है अगर आपसे पाप हो गया है तो आप इस पेपर को भर दो फॉर्म टाइप से और इतने में खरीद लो, आपके पाप सारे धुल जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा स्कैम था, ऐसा बताया जाता है। सो
जब बाइबल को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया तो आम लोग भी इसको समझ सकते थे कि भाई बाइबल का मतलब है क्या। तो इससे अब वो धर्म के ऊपर क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। पहले तो जो चर्च बोलता था उसी को हर कोई मान लेता था, क्योंकि बाइबल सबने तो पढ़ी नहीं हुई थी। पर जब वो बाइबल लोकल लेवल पे जब ट्रांसलेट हुई तो लोगों को भी समझ आ गया कि भाई ये ऐसा होता है। पूरे यूरोप में जो किसान थे वो भी रिबेल मतलब बन चुके थे, क्योंकि चर्च उनके ऊपर बहुत टैक्स लगाता था। और एट द सेम टाइम बहुत सारे राजा और रूलर्स भी थे, वो भी चर्च से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि वो थोड़ा गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में भी चर्च घुसने लग रहा था। ह्यूमैनिस्ट जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये भी देखा कि जो डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि चर्च हैड अ ग्रेट पावर वाज एक्चुअली फेक, वो फेक डॉक्यूमेंट था और इससे चर्च जो है और वीक हो गया। तो ह्यूमैनिस्ट लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया अब यहाँ से कि चर्च जो है भाई बहुत गलत काम कर रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे कि जब ये गलत हो रहा है तो इसको रोकेगा कौन, कोई तो आएगा इनके आगे आवाज उठाने वाला। तो अब वो लोग आएंगे जिनको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाले लोग। सो 1517 में मार्टिन लूथर एक जर्मन मॉन्क थे जो कि इस कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट खड़े होते हैं और वो एक बात कहते हैं कि फेथ इन गॉड अलोन कुड ब्रिंग सेल्वेशन एंड पीपल डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू रीच गॉड। आप अगर सीधा भी भगवान से प्रार्थना करो तो आपको मोक्ष मिल सकता है, आपको किसी पादरी फादर या प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, मीडिएटर की जरूरत आपको नहीं है। ऐसी बात इन्होंने बोली। मार्टिन लूथर का जो मैसेज था वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बहुत पॉपुलर हो गया और एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है। कुछ और भी रिफॉर्मर्स जुड़ गए जैसे ओल्ड्रिक zwingli, जीन कैल्विन, इन्होंने भी इस आइडिया को माना और इसको स्प्रेड करने की कोशिश करी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया। लूथर के जो आइडियाज़ थे उसको बहुत लोग पसंद करते थे, शहरों के अंदर मर्चेंट्स वगैरह भी, कि हाँ भाई ये मैसेज तो सही दे रहा है। पर गांव के अंदर, गांव देहात में अभी भी लोग जो थे वो कैथोलिक चर्च के लिए ज्यादा लॉयल थे। ये जो बंदा अच्छी बातें कर रहा था इसके अगेंस्ट थे लोग। कैथोलिक रिफॉर्मेशन एंड द सोसाइटी ऑफ जीसस। अब इसको समझते हैं कि आखिर रिफॉर्मेशन के लिए क्या किया गया। तो कैथोलिक चर्च ने क्या करा, खुद अपने में बदलाव करने की कोशिश करी जो लग रहा था गलत है। तो इससे क्या है, इट अनकरेज्ड पीपल टू लिव अ सिंपल लाइफ एंड फोकस ऑन हेल्पिंग द पुअर। यानी कि अब यहाँ से एक बात निकल कर आई कि सिंपल लाइफ जियो भाई, गरीबों की मदद करो। खासकर इटली और स्पेन में ये आइडियाज आने लगे। द कॉपरनिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। और ये कॉपरनिकन रेवोल्यूशन जो है ना, ये साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आपने कॉपरनिकस का भी नाम सुना होगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। तो एक है जियोसेंट्रिक मॉडल, कि जहां पे हमारी धरती जो है वो बीच में है, बाकी सब उसके अराउंड है। एक है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जहां पे अपना सन है वो सेंटर में है और बाकी सब चीजें उसके अराउंड में है। तो अब आखिर सही क्या है दोनों में से, है ना, क्या सही है? आपको तो ये लगता होगा आज की डेट में हीलियोसेंट्रिक मॉडल चलता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है पृथ्वी, हो गया चाहे बाकी प्लैनेट्स हो गए। तो जियोसेंट्रिक वाला मॉडल क्या बवाल है कि अर्थ को सेंटर में रख दिया। तो अब इसको समझो कोपरनिकस ने क्या बताया है। पहले के समय में जो क्रिश्चियंस होते थे वो पता है क्या कहते थे, कि जो अर्थ है ना वो बहुत पाप से भरा हुआ है और बहुत हैवी जगह है, दैट डिड नॉट मूव, कि वो अर्थ जो है ना वो पापियों से और पाप से भरा हुआ इतना भारी प्लेस है कि अर्थ हिल नहीं सकता, इतना भारी हो गया है और वो एक ही जगह ठहरा हुआ है। ऐसा उन्होंने बताया यूनिवर्स के सेंटर में। और वो कहते हैं कि जो हमारा स्वर्ग है, हेवन है, बहुत प्योर जगह है, होली जगह है, दैट दे मूव्ड अराउंड द अर्थ। ये स्वर्ग वगैरह जो है ये हमारे अर्थ के आसपास मूव करते हैं, ऐसा पहले क्रिश्चियंस बोला करते थे, ठीक है। अब कॉपरनिकस जो कि एक पोलैंड के साइंटिस्ट थे और एक क्रिश्चियन भी थे, उन्होंने पता है क्या एक आइडिया दिया कि दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। कि भाई आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता। असल में तो जो अपना अर्थ है वो सन, अपने बाकी प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड है, अपना अर्थ बीच में नहीं है। इसने ये बात बोली और इसी को हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का भी नाम दिया गया। और लेकिन वो इतना डरे हुए थे कि जो चर्च है वो इसको अपोज करेगा, और क्योंकि ट्रेडिशनल जो बिलीफ है, जो क्रिश्चियनिटी का पुराना मानना है, वो तो यही कहता है कि हमारी धरती बीच में थी, तो ये बेचारा डर गया।
अब केपलर आते हैं एक और साइंटिस्ट, ये प्रूव करते हैं जो प्लैनेट्स है ना वो ही सन के अराउंड जाते हैं और ओवल एलिप्स बनाते हुए, पूरा सर्कल नहीं बनता, एक ऐसा लंबे में ऐसे 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 ये चलता रहता है इस तरीके से। और इससे क्या होता है, कोपरनिकस की थ्योरी और स्ट्रांग हो जाती है। सोलर सिस्टम का जो अपना टॉपिक है जो आज आप साइंस में पढ़ते हो, तो उसके अंदर कोपरनिकस का और केपलर का बहुत बड़ा रोल है, तभी आप उस चीज को पढ़ पा रहे हो, वरना क्रिश्चियंस ने तो ये बोल दिया था कि हमारी जो अर्थ है वो सेंटर में है। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती हैं। अब गैलीलियो गैली आ गए, उन्होंने प्रूव करा जो अर्थ है वो हमेशा मूव कर रहा है, स्टिल नहीं है। क्रिश्चियंस कहते थे कि अर्थ स्टिल है, पापियों से भरा हुआ भारी हो चुका है, लेकिन गैलीलियो गैली कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो अर्थ है ये अपना घूमता है। और आपको मैं बताऊं, गैलीलियो गैली को कई सालों तक इनको क्रिमिनल माना गया था चर्च की नजर में कि इन्होंने ये कह कैसे दिया। सो उनकी डिस्कवरीज यही बताती हैं कि भाई देखो, जो अनमूविंग अर्थ की थ्योरी है वो रॉन्ग है, गलत है। सो ये जो नई थिंकिंग आई, इससे पुराने बिलीफ जो है वो बदले। जो अर्थ है वो बहुत स्पेशल और एक सिंफुल प्लेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये अर्थ जो है ये मूव करता है। अब लोगों ने देखा है कि नॉर्मल पार्ट है यूनिवर्स का, अर्थ कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, ऐसा यूनिवर्स में और भी प्लैनेट्स हैं। और जो ये हेवन और अर्थ का जो मतलब, इट ऑल्सो क्वेश्चन द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन हेवन एंड अर्थ यूजिंग साइंस एंड रीजन टू अंडरस्टैंड बोथ टुगेदर। ये हेवन वेवन की बातें भाई साइंस में मत लाओ, स्वर्ग कहाँ है ये किसी ने देखा नहीं है, प्लैनेट्स की बात करो, ठीक है, जो दिख रहा है उसकी बात करो। सो फिर ग्रेविटी का आइडिया आया न्यूटन का, तो इससे हमें पूरी साइंटिफिक एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक रेवोल्यूशन सी आ गई कि प्लैनेट्स आखिर मूव कर कैसे रहे हैं। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लोगों को समझ आ गया कि हाँ भाई अर्थ आखिर दुनिया में है कहाँ। साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड गैलीलियोस पर्सपेक्टिव, अब इसको समझते हैं। तो गैलीलियो गैली जो थे वो कहते हैं बाइबल पे फोकस करते हुए कि इसको लोगों को गाइड करना है कि भाई लोग स्वर्ग कैसे जाएं। ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है इसको नहीं बता रही है, ये सिर्फ स्वर्ग की बात कर रही है। नॉलेज जो है वो हमेशा ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, सिर्फ भरोसे पे मत चलो कि भाई बाइबल में लिखा है तो वो सच होगा। ये कहते हैं कि ऐसा गलत है भाई, नॉलेज हमेशा ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके लेनी चाहिए। तो यहीं से एक्सपेरिमेंटेशन का एक आइडिया निकल के आया, हर चीज को पहले एक्सपेरिमेंट करो उसके बाद मानो। और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नई नई जो फील्ड्स हैं वो खुली, और हिस्टोरियंस ने इन सभी आइडियाज को, इन सभी इवेंट्स को जोड़कर कलेक्टिवली एक नाम दिया था साइंटिफिक रेवोल्यूशन। कि साइंस के अंदर जो बदलाव हो रहा है वो बहुत बड़ा हुआ है, और उनमें इन्हीं का कुछ योगदान है, केपलर का, कॉपरनिकस का, गैलीलियो गैली का, न्यूटन का। दैट्स वाई आप अपने स्कूल्स में भी देखोगे साइंस लैब वगैरह में इन्हीं के फोटो टंगे होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये सारी आवाजें उठाई थी। यूरोपियन रेनेसा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, तो देखो भाई ये जो टर्म रेनेसा है आपको समझ में आ गया होगा, रीबर्थ, कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजों को दोबारा से लाना, रोमन और ग्रीक चीजों को 14th सेंचुरी में। और जो रेनेसा है आप कह सकते हो क्रिएटिविटी का और डायनेमिज्म का टाइम था जहाँ लोग आगे बढ़े। और अगर आप मिडल एज को इसको कंपेयर करो, जहाँ पे डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था, नॉलेज का नामो निशान जो है नामो निशान नहीं था, उसमें रेनेसा पीरियड में बहुत डेवलपमेंट हुआ और बहुत लोग आगे बढ़े। सो यूरोप जो है बाकी जगहों से कनेक्ट हुआ, नए नए नेविगेशन के मेथड्स आए, कैसे हमें कहाँ जाना है, लोग अब दूर दूर तक ट्रेवल करने लगे। फिर क्या हुआ, इस्लामिक एक्सपेंशन एंड द मंगोल कॉन्क्वेस्ट विच लिंक्ड एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका विद यूरोप फॉर ट्रेड एंड लर्निंग। जब इस्लाम यहाँ पे एंट्री मारता है यूरोप में, मंगोल्स लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कल्चर, इनका एरिया भी कनेक्ट हो जाता है यूरोप से। तो इस तरीके से यूरोप एशिया से कनेक्ट हुआ है। तो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है और जो रेनेसा है, ये क्या है, एक यूरोपियन पूरे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट है कि जहां से ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का जो काम है वो शुरू हुआ और दुनिया थोड़ी सेक्युलर बनी। पहले रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा थी, अब थोड़ा सा दुनिया रिलीजियस से हटकर सेक्युलर बातें करने लगी, और यहीं से साइंटिफिक नॉलेज निकल कर आती है। ठीक है, और एक ऐसा कल्चर जो लर्निंग का कल्चर है, सीखो भाई कुछ सीखो। और यूरोप एक्सपोजर टू ग्लोबल नॉलेज, यूरोप को ग्लोबल नॉलेज भी मिलती है इसी टाइम पीरियड के बाद, जब इनोवेशंस होती हैं। ठीक है, दुनिया इंटरकनेक्टेड हो जाती है, जब यूरोपियन लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं।
सो इसी से आज जो मॉडर्न साइंटिफिक इंक्वायरी का जो फाउंडेशन है वो एक जो है बनती है। इंडिविजुअल राइट्स की जो बातें आती हैं वो भी यहीं से निकलती हैं, जो नेशनल आइडेंटिटी की बातें हैं वो भी यहीं से आती हैं निकल कर। तो हिस्ट्री ही सबकी जननी है, हिस्ट्री से ही आपके सारे सब्जेक्ट्स निकल कर आते हैं, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है। तो इस पीरियड में हमने समझा ह्यूमैनिटी क्या उसकी एबिलिटी है, नॉलेज कैसे एक्सपेंड होती है, एंड री इमेजिन सोसाइटी बेस्ड ऑन रीजन। एक सोसाइटी को आप ऐसा बनाओ, लोग सवाल पूछें, डिस्कवर करें, और कल्चरल प्रोग्रेस हो शेयर्ड, आप और जगहों के कल्चर को भी सीखो, उनसे भी समझो कि आखिर है क्या। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप फीडबैक लिखना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।